क्वेश्चन सिंपल सा है, मार्टिन लूथर किंग की जो स्पीच थी आई हैव अ ड्रीम, उसमें उन्होंने क्या मेन आइडियाज उस स्पीच के क्या क्या थे, जल्दी से हम देख लेते हैं कौन कौन से मेन आइडियाज है। सबसे पहले आ जाता है इक्वालिटी एंड जस्टिस। सो इसका सिंपल सा है कि जब वो स्पीच दे रहे थे तो उनकी जो मेन स्ट्रगल थी वो इसी को लेके थी कि अमेरिका में जो है इक्वालिटी नहीं थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ पे, एंड वो चाहते थे ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरीके से हट जाए एंड हर इंसान को उसके कैरेक्टर के हिसाब से जज किया जाए इंस्टेड ऑफ जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट color. Okay, so यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। The center theme of the speech is the dream of a future where individuals are judged on the basis of the color, are not judged on the basis of their color but by the content of their character. King passionately advocates for the racial equality and justice. Next, non-violent protest. Obviously ये गांधी जी की philosophies को follow करते थे एंड ये नॉन वायलेंस में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिलीव करते थे। एंड अपनी स्पीच में इन्होंने स्पेशली जितना भी क्राउड था उसको फोकस करके उन्होंने बोला भी था कि हम जो है हमारी जो इक्वालिटी उसको अचीव करेंगे, बट कैसे, बिना किसी वायलेंस के, हम नॉन वायलेंस के साथ हम हमारा प्रोटेस्ट करेंगे एंड इक्वालिटी अचीव करेंगे। इंटीग्रेशन एंड ब्रदरहुड। सो इनका सिंपल सा था कि पूरी स्पीच में ये कह रहे थे ब्लैक्स और व्हाइट्स ब्रदर्स हैं एंड हमें एक साथ मिलके इकट्ठे रहना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री में आ रहा है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जल्दी से पॉइंट देख लेते हैं। King envisions a harmonious and integrated society where people of all the races can join hands as brother and sister, and he calls for an end to racial segregation and discrimination. Next point जो highlight हुआ था वो था Emancipation Proclamation. Obviously ये वो आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट है जिसे अब्राहम लिंकन ने और एग्जैक्टली 1 साल पहले साइन किया था एंड ये अमेरिका को पूरी तरीके से फ्री करता था स्लेवरी से एंड ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उससे सबको इक्वालिटी देता था। ऑफिशियली तो ये डॉक्यूमेंट रेडी हो गया था एंड उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड हो गया था, बट सोसाइटी में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था एंड इसी को लेके लूथर ने काफी टाइम तक अपनी स्पीच में बात भी की। सिंबॉलिक शैडो ऑफ लिंकन। सो ऑब्वियसली इन्होंने अपनी स्पीच में इमेंसिपेशन की बात की है, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन की बात की है, उसके बाद इन्होंने लिंकन को इनडायरेक्टली रेफर किया है। कहीं पे भी इन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया लिंकन का, उन्होंने इनडायरेक्टली लिंकन की बातों को रेफर किया है, लिंकन को रेफर किया है अपनी पूरी स्पीच में। नेक्स्ट पॉइंट, द अर्जेंसी ऑफ नाउ। अभी चेंजेस करने की जो अर्जेंसी थी वो उनकी थ्रू आउट स्पीच दिख रही थी कि हमें जो एक्शन है वो अभी लेने, हमें जो चीजें करनी है वो हम अभी करनी है एंड इक्वालिटी हमें अभी चाहिए। सो ये उनकी स्पीच में थ्रू आउट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक जस्टिस। ऑब्वियसली वो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं एंड उन्हें हर फील्ड में जस्टिस चाहिए, हर फील्ड में इक्वालिटी चाहिए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो है एजुकेशनल इक्वालिटी। ऑब्वियसली अगर इक्वालिटी चाहिए तो हर जगह चाहिए एंड एजुकेशनल इक्वालिटी भी उन्हें चाहिए क्योंकि ब्लैक्स के लिए एक डिसएडवांटेज ये था कि व्हाइट्स के साथ वो बैठ के कहीं पढ़ नहीं सकते थे, वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे प्रॉपर। इन नेक्स्ट पॉइंट, इनटू पुलिस ब्रुटैलिटी। अब पुलिस का बिहेवियर जो है वो ब्लैक्स को लेके बहुत डिफरेंट था। वो लोग ब्लैक्स को बिना किसी चार्ज के, बिना किसी अगर ब्लैक मतलब इनोसेंट भी है तो भी वो उसे अरेस्ट कर लेते थे, कोई क्राइम ना होते हुए भी वो उसे अरेस्ट कर लेते थे एंड वहां पे भी वो उसे मिसट्रीट करते थे। सो वो इसका एक एंड चाहते थे एंड एट लास्ट उन्होंने एक और थीम चुनी जो थी होप एंड फ्यूचर। लास्ट में होप एंड फेथ, तो लास्ट में जो है हमें ये एक चीज देखने को मिल जा रही थी कि वो एक अच्छे फ्यूचर का होप भी रख रहे थे एंड वो खुद पे एंड लोगों पे उम्मीद भी रख रहे थे कि चीजें जो है वो अच्छे से, हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो जाएगा, हमें इक्वालिटी एंड जस्टिस मिलेगी। तो ये तो पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है व्हाट डिड मार्टिन लूथर किंग मेंट व्हेन ही सेड मेक रियल द प्रोमिसेस ऑफ डेमोक्रेसी इन हिज स्पीच आई हैव अ ड्रीम। सो क्वेश्चन सिंपल सा है कि मार्टिन लूथर किंग ने जब ये चीज कही थी स्पीच में तो इससे उनका क्या मतलब था। अब एक चीज याद रखिएगा कि कॉम्प्रिहेंशन जब आप कर रहे होंगे या आप अनसीन पैसेज कर रहे होंगे या सीन पैसेज कर रहे होंगे तो उसमें एक टाइप का क्वेश्चन बहुत रिपीट किया जाता है, वो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, स्पीच के कोई सेंटेंस को या कुछ फ्रेज को उन्होंने कोट कर दिया और उसका मतलब आपसे पूछ लिया, तो आंसर जल्दी से हम एग्जैक्टली रीड कर दे रही हूँ और उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। When Martin Luther King Jr. declared his intention to make real the promises of democracy in his speech, I have a dream, he is articulating a profound and urgent call to transform the abstract principles of the democracy into concrete realities for all the citizens. King is addressing the stark
disparity between the democratic ideas embedded in the founding documents of the USA, such as the Constitution and Declaration of Independence, and the harsh realities of the racial injustice and inequality faced by African Americans. So ये फर्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि ये जो उन्होंने सेंटेंस कहा है, सेंटेंस है मेक रियल द प्रोमिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। हिंदी में इसका मतलब हो जाता है कि डेमोक्रेसी यानी कि उनके जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, उसकी बात कर रहे हैं वो यहाँ पे कि डेमोक्रेसी में जो जो प्रोमिसेस हमें दिए गए हैं उनको सच किया जाए। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अब्राहम लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन कर दिया था, इंडिपेंडेंस सबको मिल चुकी थी, स्लेवरी एंड हो चुकी थी, बट अफ्रीकन अमेरिकन को अभी भी सेम तरीके से ट्रीट किया जाता था, इनजस्टिस इनइक्वालिटी वहां पे थी। तो लूथर का कहना था कि आप ऐसा कीजिए, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है इक्वालिटी के, जस्टिस के, जो भी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में मेंशन्ड है, वो सब आप हमें दीजिए, हमें वो सब चीजें चाहिए, क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो कि सबके पास होना चाहिए। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन को वो आइडिया नहीं था। ऐसा नेक्स्ट पैराग्राफ जल्दी से देख लेते हैं। द नोशन ऑफ मेकिंग रियल द प्रोमिसेस ऑफ डेमोक्रेसी encompasses a comprehensive agenda for the achieving substantive equality. King is advocating for the equal protection under the law, emphasizing the need for African Americans to be afforded the same legal rights and safeguard as their white counterparts. This includes equitable treatment in the criminal justice system and protection from the discriminatory practices that were prevalent during the. He envisions a society where racial segregation and discrimination are eradicated from all the facets of the, including education, transportation, and public facilities. Therefore, King's calls to make a real make real the promises of democracy is a plea for a comprehensive and transformative approach to address systematic racial and discrimination. It is a demand for the nation to live up to its democratic ideas and dismantling the barriers that hinder equality, participations and opportunities. So again, इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने अपनी बात को कंटिन्यू किया है, और इसको कंटिन्यू करते हुए वो कह रहे हैं कि जो भी चीजें हमें दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी राइट्स हमें दिए गए हैं, वो राइट्स हमें एक्चुअलिटी में देने चाहिए, एंड स्पेशली किस सेक्टर में? क्रिमिनल और जस्टिस सिस्टम में देना चाहिए, क्योंकि अभी भी उस टाइम पे ब्लैक्स और वाइट्स को बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता था। ब्लैक्स को, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ब्लैक्स को जो है बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, उन्हें बिना किसी वजह के अरेस्ट कर लिया जाता था। अगर उनकी कोई गलती है तो भी उनको, मतलब हो सकता है कि मिस्टेक ऐसी हो जिसकी वजह से उन्हें कुछ माइनर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बट बिकॉज दे आर ब्लैक उन्हें एक सीवियर पनिशमेंट मिल जाती थी। पुलिस उनको बहुत मिसट्रीट करती थी, मिसहैंडल करती थी। तो लूथर का सिंपल सा कहना था कि ये सब चीजें हटनी चाहिए, हमें भी वाइट्स की तरह का ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, एंड वी डिजर्व दीज राइट्स। सो लूथर एक ऐसी सोसाइटी को इमेजिन कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें हर सिचुएशन में या हर फैसिलिटीज में इक्वालिटी मिली होगी, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो गया, चाहे वो एजुकेशन हो गया, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, चाहे वो कोई और सोशल सेटिंग हो गई जहाँ पे ब्लैक्स को गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है अभी उस टाइम तक। ओके, सो वो ये एक चीज हटाना चाह रहे हैं, एंड वो चाह रहे हैं कि सिर्फ जो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो सब चेंजेस रियलिटी में लाए जाए, एंड ये जो सिस्टमैटिक रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन है ये पूरी तरीके से हटे, एंड जो भी बैरियर्स है वो सारे पूरी तरीके से हट जाए, एंड इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी इक्वली ब्लैक्स और व्हाइट्स सबको मिले। ओके, सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। What does Martin Luther urge to the gathered crowd? क्वेश्चन सिंपल सा है कि जो क्राउड वहां पे गैदर थी उनको उन्होंने क्या कहा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इससे जो पहले वाली वीडियो है मैं वहां दे चुकी हूँ, यहाँ पे मैं बस ब्रीफ में बात कर रही हूँ कि जो गैदर्ड क्राउड थी उसमें उन्होंने पहली बात तो कही कि हमें इक्वालिटी चाहिए, दूसरा कहा कि हमें इक्वालिटी जो है वो नॉन वायलेंस के साथ चाहिए, हम वायलेंट बिहेव नहीं करेंगे, तीसरा कि ये जो हम मांग रहे हैं ये सब ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, हमारे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का जो डॉक्यूमेंट है उसमें गिवन है, एंड ये सब हमें चाहिए, हमें क्रिमिनल जस्टिस चाहिए, एंड ट्रांसपोर्ट एंड बाकी सब चीज़ों में जहाँ जहाँ हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है
वहाँ पे हमें इक्वालिटी चाहिए। एंड ये जो सेग्रीगेशन है ब्लैक और वाइट का, ये पूरी तरीके से हटना चाहिए। हमें हमारे कलर के बेसिस पे जज करने की जगह हमें हमारे वर्क के बेसिस पे, हमारे कैरेक्टर के बेसिस पे जज किया जाए। एंड इसमें भी वो अपनी स्पीच में आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं ब्लैक क्राउड से स्पेशली कि हाँ, व्हाइट्स हमें गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बट सारे व्हाइट्स हमें गलत तरीके से नहीं ट्रीट कर रहे हैं। कुछ व्हाइट्स हैं जो हमें गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। एंड इसी वजह से हमें ये नहीं करना है कि हमें व्हाइट से नफरत करना है। नहीं, व्हाइट्स भी हमारे ब्रदर्स ही हैं। बाइबल में गिवन है कि गॉड ने ही हम सबको बनाया है, सो वो हमारे ब्रदर्स हैं एंड हमें हमारे ब्रदर्स के साथ पीसफुली रहना है। एंड देयर आर मेनी व्हाइट्स जो हमारी हेल्प करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं एंड हमें मिसट्रीट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो एज अ ब्लैक पर्सन हमें व्हाइट से मिसबिहेव नहीं करना है, या उन्हें मतलब आप कह सकते हो कि उनसे नफरत नहीं करनी है क्योंकि वो वाइट है, एंड मे बी हमें उन्हें प्री जज नहीं करना है। एंड यही सब चीजें उन्होंने अपने स्पीच में मेंशन की है, एंड यही सब उन्होंने जो गैदर्ड क्राउड है उन्हें कहा है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आई हैव अ ड्रीम स्पीच। सो इसका भी मैंने जो इसका प्रीवियस वीडियो बनाया वहाँ पे पूरा प्रॉपर हिस्टोरिकल डिस्कशन है। अभी जो की पॉइंट्स है इस आंसर में मैं वो बता दे रही हूँ कि ये स्पीच जो है मार्टिन लूथर किंग ने डिलीवर की थी 28 अगस्त 1963 में। एंड एक बात आप याद रखिएगा कि 1963 में इन्होंने स्पीच दी थी, एंड 1863 में ही लिंकन ने जो है इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया था। एंड इनकी स्पीच में एग्जैक्टली ये लाइन है कि अब 100 साल हो गए हैं एंड अभी भी हमें इंडिपेंडेंस या आप कह सकते हो इक्वालिटी हमें नहीं मिली। ठीक है, इसके अलावा आप ये चीज कह सकते हैं कि ये स्पीच जो है ऑब्वियसली यूएसए का सिविल मूवमेंट चल रहा था, सिविल राइट मूवमेंट चल रहा था, तो यूएसए में दी गई है। इस स्पीच के चलते उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन का जो डिस्क्रिमिनेशन उसको हटाने के लिए कर रहे थे। एंड लूथर ने जो है ये स्पीच सिर्फ जो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे चल रहा था अलग अलग चीज़ों को लेके, वही पॉइंट आ जा रहा है कि वाइट्स जो है वो मिसट्रीट करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे, एंड इसी सब चीज़ों को लेके जो सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इंफीरियर मान लिया गया था ब्लैक्स को, एंड जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा था ये सब अक्लुमेट हो गया था। एंड इसके बाद उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। ओके, एंड इसी मूवमेंट के रिगार्डिंग उन्होंने ये स्पीच भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस किंग्स पर्सुएशन थ्योरी इन आई हैव अ ड्रीम। सो इसमें पूरी स्पीच में उन्होंने पर्सुएशन ट्रिक्स यूज की हैं, एंड कैसे कैसे पर्सुएशन ट्रिक्स यूज किए हैं वो सारा मैं आंसर आपको रीड करके बता दे रही हूँ, वो ज्यादा आपको क्लियर हो। इन आई हैव अ ड्रीम डॉक्टर किंग asserts the authentic speech authentic peace and freedom in America can only be realized when blacks are offered equal opportunities, rights and privileges as white Americans. Employing both metaphorical language and Aristotle's three modes of persuasion, he strengthens his argument, contending the embracing this essential course of action is the sole mean to achieve genuine justice and rightness ऑफ द नेचर। सिंपल सा है कि इस पूरी स्पीच में उन्होंने अगेन ये स्पीच सिर्फ इसलिए दी गई है कि ब्लैक पीपल को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, एंड उन्हें उनके जो अपॉर्चुनिटीज थी, राइट्स थी, प्रिविलेजेस थे, वो सब इक्वल चाहिए थे उनके वाइट काउंटर पार्ट्स के बराबर के। एंड इस स्पीच में उन्होंने एक तो मेटाफोरिकल लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज की है उन्होंने, मतलब चीजों को डायरेक्टली कहने की जगह थोड़ा सा घुमा के कहा है उन्होंने, थोड़ा सा पोएटिक टोन लेके कहा है, मेटाफोरिकल टोन यूज किया है। एंड इसके अलावा उन्होंने एरिस्टोटल के थ्री मोड्स ऑफ पर्सुएशन थे, एंड उन्होंने अपनी इस स्पीच में वो तीनों मोड ऑफ पर्सुएशन को। व्हेन डॉक्टर किंग speaks about ensuring the justice is a reality for all God's children, he is using ethos to convince the audience that God would want all the citizens to have equal rights. He makes the implication that he shares the values and views of the majority of Americans as well as his own. Dr. King uses pathos in his argument that the Negro is badly crippled by the chains of discrimination and melons of segregation even a century after slavery was abolished. With this metaphor, he indicates that Black Americans are still subjected to some form of enslavement or captivity, which should elicit sympathy from American people and help them realize their own ethical responsibilities to rectify the situation. Dr. King uses logos to argument that
Constitution and Declaration of Independence make promises to all the citizens, including the citizens of color, that have yet to be fulfilled. So जैसा मैंने कहा कि उन्होंने एरिस्टोटल के 3 मोड्स ऑफ पर्सुएशन यूज किए थे, तो कौन कौन से थे? सबसे पहला जो मोड उन्होंने यूज किया वो था एथोस, एंड एथोस उन्होंने तब यूज किया जब उन्होंने ये लाइन बोली कि जस्टिस जो है वो एक रियलिटी है, या रियलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम सब गॉड के बच्चे हैं, इस वजह से हम सबके पास जस्टिस होनी चाहिए, हम सबके पास इक्वालिटी होनी चाहिए। ये सेंटेंस कह के उन्होंने एथोस का यूज किया, एंड इसके बाद इस सेंटेंस के अराउंड जिस तरीके से उन्होंने रिलीजन को इंक्लूड किया है, उसको हम कहेंगे कि उन्होंने एरिस्टोटल का मेथड एथोस का यूज कर लिया। ओके, अब एथोस हो गया, एथोस के बाद उन्होंने पैथोस यूज किया। कौन सा सेंटेंस किया, कौन सा आर्ग्यूमेंट देके? उन्होंने कहा कि जितने भी निग्रोस हैं वो बैडली क्रिपल्ड हैं एंड अभी भी डिस्क्रिमिनेशन से बंधे हुए हैं, डिस्क्रिमिनेशन की चेन से बंधे हुए हैं, एंड सेग्रीगेशन जो है वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, सो ये लाइन कह के उन्होंने पैथोस का भी यूज कर लिया। ठीक है, लास्ट जो टेक्निक एरिस्टोटल ने कही थी वो थी लोगोस, जिसमें उन्होंने लॉजिक दिया था। अब लूथर का लॉजिक था कि ये जो राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में मेंशन्ड है, इस वजह से हमें ये राइट्स मिलने चाहिए, एंड ये राइट्स सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो व्हाइट अमेरिकन हो चाहे वो ब्लैक अमेरिकन हो, एंड ये राइट्स सबको मिलने चाहिए। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट डज हीट सिंबलाइज इन द स्पीच आई हैव अ ड्रीम? सो हीट जो है पूरे स्पीच में रही है एंड प्रोफाउंडली रही है, उसका मीनिंग क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो जरा आप आंसर देख लेते हैं। इन द स्पीच आई हैव अ ड्रीम द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इज अ विविड representation of how oppressive racism is. At the beginning of the speech, Martin Luther King Jr. makes reference to the smoldering summer of the Negroes' legitimate discontent, implying that the August 1963 march Washington was actually quite hot. He expands on this metaphor, though, by illustrating how Black Americans have preserved for generations despite the heat of racism. He uses the same imaginary when he describes Mississippi as the state smoldering with the heat of injustice and oppression. So पूरी स्पीच में हीट उन्होंने कई बार यूज किया, एंड स्टार्टिंग जब उन्होंने की है स्पीच की, तो पहले तो आप ये देख लीजिए, हीट जो है थ्रू आउट द स्पीच सिर्फ एक मतलब रख रहा है, वो है डिस्क्रिमिनेशन और जो ऑपरेशन ब्लैक्स फील कर रहे हैं, ब्लैक्स फील भी क्या कर रहे हैं, जो ब्लैक्स के साथ हो रहा है वो। सो स्पीच की स्टार्टिंग में उन्होंने जब ये कॉन्टेक्स्ट यूज किया, तो उन्होंने कहा कि बहुत गर्मी चल रही है, स्मेल्डरिंग मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, ऐसी गर्मी कि जिससे आप पिघल जाए। तो ये जो गर्मी इस समय चल रही है, इस समर पे चल रही है, ये बताती है हमारी कंडीशन को। ठीक है, एंड इसके बाद सिंपल सा है, उन्होंने अगस्त 1963 में मार्च किया था वॉशिंगटन के लिए, एंड उस दिन जिस दिन ये स्पीच दी जा रही थी उस दिन बहुत गर्मी थी। ठीक है, नेक्स्ट रेफरेंस जो उन्होंने लिया, आप कह सकते हैं इस मेटाफर को उन्होंने एक्सपैंड किया, एंड इसको एक्सपैंड करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो सालों से, यानी कि 100 साल से ज्यादा हुई, क्योंकि इससे पहले भी तो वो इन स्लेवरी में थे, इससे पहले वो स्लेव्ड थे, अब वो स्लेव नहीं है पर अभी भी उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। सो उनका सिंपल सा कहना था कि इतने सालों से जो ब्लैक्स अमेरिकन ऑपरेशन फील कर रहे हैं, ये उसकी भी गर्मी है। ठीक है, नेक्स्ट रेफरेंस या नेक्स्ट इमेजिनरी जो उन्होंने डाली वो थी मिसिसिपी, अमेरिका में एक स्टेट है, एंड वहां का उन्होंने बोला कि मिसिसिपी में सबसे ज्यादा ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, एंड इसी का रेफरेंस लेते हुए उन्होंने कहा कि ये जो स्टेट है मिसिसिपी, यहाँ पे जो हीट है वो इनजस्टिस ऑफ ऑपरेशन की हर जगह फैली हुई है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं इसका। King speaks of an oasis of freedom and justice comparing it to a refreshing heaven in a scorching desert, as he imagines a time of social and racial justice. This analogy implies that the fight for liberty and justice will reduce the heat in the society. The vision of an invigorating autumn of freedom and equality, accompanying the conclusion of the harsh summer heat, further emphasizes the idea that the civil rights movement will be successful. The theme of the constant contrast between heat and cold emphasizes that the achievement of the civil rights is the only path to true comfort in America.
it becomes necessary to actively contribute to the realization of the invigatory autumn of freedom in order to escape the figuratively oppressive August heat of racism. सिंपल सा है. अब पहले तो उन्होंने हीट की बात कर ली है, अब इसके बाद उन्होंने अपनी स्पीच में एक लाइन और कही है, वो है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें एक ऐसा ओएसिस मिल जाएगा जिसमें हमें फ्रीडम और जस्टिस मिल जाएगा. ओएसिस, अगर आपको ज्योग्राफी का चैप्टर याद हो तो ज्योग्राफी में ओएसिस तब आता है जब हीट बहुत ज्यादा हो जाती है डेजर्ट्स में. तो वही चीज यहाँ पे भी वो रेफरेंस ले रहे हैं कि हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ऑपरेशन की हीट बहुत ज्यादा है एंड हमें यहाँ पे ओएसिस मिल जाएगा जिसकी वजह से हमें जस्टिस और फ्रीडम मिल जाएगी एंड हम ऑपरेशन से फ्री हो जाएंगे. एंड वो एक ऐसा सोसाइटी इन्विजन कर रहे हैं जहाँ पे फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी ये सब अवेलेबल होगा एंड ऑपरेशन की जो हीट है वो पूरी तरीके से हट जाएगी एंड फाइनली ब्लैक अमेरिकन को जो है एक कूल एनवायरनमेंट मिल जाएगा. एंड वो बिलीव करते हैं, वो मानते हैं एंड वो जानते भी हैं कि ये जो समर हीट है, ये जो अगस्त की हीट वो फील कर रहे हैं, ये हीट जल्दी ही खत्म हो जाएगी एंड उन्हें फ्रीडम मिल जाएगी एंड ये जो उनका सिविल राइट मूवमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा. सो ये हो गया हमारा आंसर एंड इसी के साथ होता है हमारा वीडियो खत्म. मैम इसकी एंडिंग रिकॉर्ड कर दूं मैं? इससे पहले की सारी वीडियोस में रिकॉर्ड एंडिंग जहाँ तक है वो रिकॉर्डिंग. सो स्टूडेंट्स इसी के साथ होता है हमारा ये यूनिट चैप्टर होगा. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ होता है हमारा यूनिट 3 कंप्लीट. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे. अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये बुक आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट tppl.org से परचेज कर सकते हैं. इसके अलावा आप इसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं. लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे. अगर आप इसका ई बुक वर्जन पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं, फोन पे कहीं पे भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका ई बुक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं गूगल प्ले बुक से. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन.